आज हम बात करते हैं लीलाधर जगुड़ी के बारे में, जो जनता की यातना, संघर्ष और उसकी अभिव्यक्ति की बात करते हैं। लीलाधर जगुड़ी जो कि पहले भारतीय सेना में रहे, फिर एक शिक्षक के तौर पर रहे, जो मूल रूप से धंगड़ गांव टिहरी उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इनके मुख्य जो कविता के विषय है वो है राजनीति, जनता का संघर्ष, और भाषा इनकी जो है वो थोड़ी अलग तरीके की है। जैसे शिल्प के स्तर पर भी वो सचेतन रूप से प्रकट करते हैं। कविता को लिखते हैं तो गंभीरता के साथ अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हैं। और खतरों का विरोध तो उन्होंने झेला ही झेला है। मुक्ति, स्वतंत्रता, इन सब पर व्यवस्था का आतंक, ये सारे बिंदु है जो अपनी कविता में समेटे हुए लीलाधर जगुड़ी ने पहले तो भारतीय सेना में नौकरी की, और फिर वे भारत चीन का जो युद्ध हुआ था उसमें भी सैनिक के रूप में रहे थे। और फिर उन्होंने शिक्षक के रूप में उत्तरकाशी में शिक्षक के रूप में वे रहे थे। और जनता की यातना, संघर्ष, अभिव्यक्ति पर लिखना उनका मुख्य उद्देश्य रहा है। नैतिकता, गरिमा, इन सब पर भी इन्होंने लिखा है। कविता से पहले जुड़े इस प्रकार से धीरे धीरे अपने विचारों को आगे बढ़ाते हुए लीलाधर जगुड़ी साहित्य के क्षेत्र में मुख्य योगदान देते हैं। तो उनके बारे में अब हम बात करते हैं कि उनका जन्म कब हुआ है। लीलाधर जगुड़ी का जन्म 1944 में हुआ, और स्थान कौन सा था? स्थान था टिहरी उत्तराखंड। धंगड़ एक गांव है टिहरी उत्तराखंड में, वहां पर लीलाधर जगुड़ी का जन्म हुआ था। धंगड़ गांव, अंगड़ गांव, टिहरी उत्तराखंड। टिहरी उत्तराखंड के धंगड़ गांव में 1944 में जन्म होता है। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं, ये पहले भारतीय सेना में रहे थे। भारतीय सेना की जो गढ़वाली बटालियन है उसके सदस्य रहे थे, और भारत चीन का जो युद्ध हुआ था उसमें सैनिक के तौर पर इन्होंने भाग लिया था। और उसके बाद उत्तरकाशी में शिक्षक के रूप में ये कार्यरत रहे। भारतीय सेना में गढ़वाली बटालियन के सैनिक, और भारत चीन का जो युद्ध हुआ है उसमें इन्होंने भाग लिया। भारत चीन युद्ध में सैनिक रूप में, भारत चीन का जो युद्ध होता है उसमें सैनिक के रूप में ये शामिल होते हैं। और उसके बाद उन्होंने उत्तरकाशी में शिक्षक के रूप में नौकरी की थी। बाद में उत्तरकाशी में शिक्षक। जगुड़ी के मुख्य काव्य के विषयों पर अगर हम बात करें तो उन्होंने समकालीन राजनीति पर लिखा है, जनतंत्र पर लिखा है कि जनतंत्र की खामियां क्या है, किस प्रकार से है, इस पर भी लिखा है। स्त्री पुरुष के संबंधों पर भी उन्होंने लिखा है। कविता की भाषा कैसी होनी चाहिए इस पर भी लिखा। जंगल, पेड़, इन पर तो लिखना ही था, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य के बीच उनका जन्म हुआ था। और प्रकृति तो उनके सौंदर्य में आएगी आएगी, क्योंकि टिहरी गढ़वाल के वे रहने वाले हैं। तो जगुड़ी के काव्य की मुख्य विषय, जगुड़ी के काव्य में मुख्य विषय
जनतंत्र है, जनतंत्र, राजनीति, भाषा, कविता या कविता की भाषा, प्रकृति का सौंदर्य, प्रकृति जिसमें जंगल और पेड़, जंगल एवं पेड़ों पर, जंगल एवं पेड़ों को भी जीवन के साथ जोड़ते हुए वे लिखते हैं। और इसके साथ ही साथ उन्होंने स्त्री पुरुष के संबंधों पर भी लिखा है, स्त्री पुरुष के संबंधों पर भी। ये कविता का प्रभाव हम मान सकते हैं। पुरुष संबंध, इस प्रकार से जगुड़ी के काव्य में मुख्य विषय क्या क्या रहे? जनतंत्र है, राजनीति है, कविता की भाषा किस प्रकार की हो, प्रकृति जिसमें जंगल एवं पेड़ों पर ज्यादा मुख्य रूप से लिखा है, और स्त्री पुरुष संबंधों पर भी लिखा है। और इसमें स्त्री पुरुष संबंधों पर लिखते हैं तो अकवितावादी दिखाई देते हैं। अब व्यवस्था के आतंक और खतरे के विरोध, ये इनकी कविता के मुख्य स्वर है, यानी खतरों का विरोध। व्यवस्था में से मनुष्य, जो आम मनुष्य है, वो किस प्रकार आतंकित हो जाता है, और खतरों का विरोध और मुक्ति, स्वतंत्रता, इन सब टॉपिक्स पर लिखना उनका कविता का मुख्य उद्देश्य था। जगुड़ी का काव्य क्षेत्र में मुख्य उद्देश्य जगुड़ी ने अपने कविता में मुख्य रूप से किसके बारे में लिखा, या उनके काव्य का मुख्य उद्देश्य, मूल उद्देश्य क्या था, उस पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा? व्यवस्था के आतंक और खतरे के विरोध पर लिखना है। यानी व्यवस्था कितना आम व्यक्ति को आतंकित करती है, व्यवस्था द्वारा आम व्यक्ति आतंकित करने का चित्रण और खतरों का विरोध, खतरों का विरोध, इसके साथ ही साथ क्या था? मुक्ति, स्वतंत्रता, इन सब विषयों पर उन्होंने गहन रूप से विश्लेषण करते हुए लिखा है। यानी मुक्ति है, स्वतंत्रता है, स्वतंत्र भारत की स्थिति किस प्रकार की है, विकसित समाज है तो वो कैसा होना चाहिए, प्रगतिशीलता किस प्रकार से समाज में आई है, कितनी आई है, शोषण किस प्रकार से हो रहा है, इस प्रकार की, और विद्रोह की अभिव्यक्ति भी उनके यहाँ पर देखने को मिलती है। यातना, संघर्ष, जनता की यातना और संघर्ष भी देखने को मिलते हैं। जनता की, जैसे उनकी रचना है, नाटक जारी है, यातना, संघर्ष एवं विरोध की अभिव्यक्ति जगुड़ी के काव्य का, जगुड़ी के काव्य का मुख्य स्वर है।
मुख्य स्वर है। यानी जनता की यातना है, संघर्ष है, जो जनता विरोध करती है, कितना विरोध नहीं करती है, इन सब को चित्रित करना लीलाधर जगूड़ी का मुख्य उद्देश्य रहा है। और इसके साथ ही साथ समाज किस प्रकार से विकसित हो सकता है और मुक्ति और स्वतंत्रता क्या होती है, आम व्यक्ति के संदर्भ में इन बातों पर लिखते हैं। साथ जोड़ लेते हैं। आम व्यक्ति की मुक्ति व स्वतंत्रता की बात उनकी कविता में है। यानी मुक्ति और स्वतंत्रता की बात करते हैं और सैनिक है तो उनकी सैन्य अनुभूतियां भी अपने काव्य में निश्चित तौर पर आती है, क्योंकि कोई भी कवि अपने अतीत से बिल्कुल निरपेक्ष नहीं रह सकता। तो जहां जहां जो जो कवि को अनुभव होते हैं वे काव्य में अपने आप आते जाते हैं। और भाषा और शिल्प की दृष्टि से अगर देखें तो लीलाधर जगूड़ी की भाषा में एक सचेत अभिव्यक्ति मिलती है, सचेतता, और तो उनका शिल्प है वो भी बड़ा सजग प्रवृत्ति का है। भाषा की सजगता व शिल्प की सचेतता जगूड़ी की प्रमुख विशेषताएं है। भाषा की सजगता और शिल्प की सचेतता जगूड़ी के यहाँ पर मुख्य रूप से देखने को मिलती है। और लीलाधर जगूड़ी को जितने लोग उतना प्रेम रचना के लिए व्यास सम्मान मिल चुका है। जितने लोग उतने प्रेम, जितने लोग उतना प्रेम रचना के लिए, जितने लोग उतना प्रेम रचना के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित, व्यास सम्मान से सम्मानित। इस प्रकार से लीलाधर जगूड़ी का काव्य है वो मुख्य रूप से आम आदमी पर केंद्रित है, जिसमें राजनीति आ जाती है, जनतंत्र पर भी लिख देते हैं और प्रकृति पर भी लिख देते हैं, आसपास के परिवेश पर भी लिख देते हैं, और जनतंत्र की खामियां क्या है, राजनीति किस प्रकार से आम व्यक्ति को प्रभावित करती है, कौन कौन से खतरे आम व्यक्ति उठाता है, इन सब पर लीलाधर जगूड़ी अपने काव्य में मुख्य रूप से लिखते हैं। अब इनकी रचना कौन कौन सी है इस पर बात करते हैं। तो लीलाधर जगूड़ी का रचना कर्म काफी विस्तृत है। इनकी रचनाएं इस प्रकार से है। सबसे पहला जो काव्य संग्रह आता है उसका नाम है शंखमुखी शिखरों पर, जो 1964 में आया। 1964 में आया शंखमुखी शिखरों पर। शंखमुखी शिखरों पर 1964 में आता है और प्रथम काव्य संग्रह है किसका? लीलाधर जगूड़ी का। फिर है नाटक जारी है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना। अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि खतरों की अभिव्यक्ति का वे चित्रण करते हैं, आम व्यक्ति का चित्रण करते हैं, वो प्रतिबिंब अगर देखना है तो सबसे ज्यादा इसमें दिखाई देगा। आदमी की नियति पर बात करेंगे नाटक जारी है में, उसके साथ अंतर्द्वंद्व पर बात करेंगे, भूख पर बात है और संघर्ष पर बात है। और विद्रोही कवि के रूप में नाटक जारी है नामक रचना में लीलाधर जगूड़ी अपने सामने आते हैं। अगर किसी विशेष रचना की बात करें
जो लीलाधर जगुड़ी की बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई है, तो वो कौन सी रचना है? नाटक जारी है, जो प्रकाशित हुई है 1972 में, जिसमें इसका वर्णन किया गया है आदमी की नियति का, अंतर्द्वंद का, भूख का, संघर्ष का चित्रण है। और किस कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं? विद्रोही कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। विद्रोही क्यों? क्योंकि जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है उसका विरोध करते हुए प्रतीत होते हैं। फिर है अगली रचना, इस यात्रा में रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भी शक्ति देता है। कवि ने कहा, अनुभव के आकाश में चांद, महाकाव्य के बिना। जो अनुभव के आकाश में चांद है, ये 1994 में प्रकाशित हुआ और 1997 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। वैसे तो हर रचना अपने आप में हर कवि की महत्वपूर्ण होती है, कोई भी रचना कहीं भी पूछी जा सकती है, लेकिन जिनको विशेष तौर पर पुरस्कार आदि मिले हैं उन रचनाओं को तो हमें याद करना ही पड़ेगा। तो ये अनुभव के आकाश में चांद, लीलाधर जगुड़ी को इस पर कौन सा पुरस्कार मिलता है? 1997 में दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। और अभी हमने एक और रचना की बात की थी, जितने लोग उतना प्रेम, उस पर लीलाधर जगुड़ी को कौन सा सम्मान मिला? व्यास सम्मान मिला है। महाकाव्य के बिना, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण करती है, ये महाकाव्य के बिना कृति बड़ी महत्वपूर्ण है। श्रेष्ठ लंबी कविताएं इसमें है। और समाज के पीड़ित वर्ग, महिलाओं की दयनीय दशा, युवा पीढ़ी को मार्ग प्रशस्त करना इस काव्य का मुख्य उद्देश्य रहा है। यानी महाकाव्य के बिना में क्या है? श्रेष्ठ लंबी लंबी कविताएं हैं। लंबी कविता लिखना लीलाधर जगुड़ी की मुख्य विशेषता है। लीलाधर जगुड़ी ने काफी लंबी कविताएं लिखी है, जिन पर हम अभी बात करेंगे। तो महाकाव्य के बिना में भी क्या है? श्रेष्ठ लंबी कविताएं है। और समाज के पीड़ित वर्ग का इसमें चित्रण है, महिलाओं की दयनीय दशा का चित्रण है, उसके साथ ही साथ युवा पीढ़ी को मार्ग प्रशस्त करने का, उन्हें सही राह दिखाने का काम भी महाकाव्य के बिना नामक कृति में लीलाधर जगुड़ी करते हैं, जो 1995 में आई थी। ईश्वर की अध्यक्षता में खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, ये भी काफी महत्वपूर्ण रचना है, आ चुकी है एग्जाम में। जितने लोग उतना प्रेम, इस कृति पर 2018 में व्यास सम्मान लीलाधर जगुड़ी को मिला है। तो लीलाधर जगुड़ी को व्यास सम्मान मिला, वो कृति कौन सी? जितने लोग उतना प्रेम। और कब मिला? तो उत्तर क्या होगा? 2018 में। फिर है कई बार, इनकी एक प्रसिद्ध कविता है, कई बार नाम की प्रसिद्ध कविता। फिर है जगुड़ी की लंबी कविताएं। अभी हम बात कर रहे थे कि लंबी कविताएं लिखना जगुड़ी की मुख्य विशेषता रही है। तो जगुड़ी की लंबी कविताएं कौन कौन सी है? सबसे पहली है नाटक जारी है। नाटक जारी है जगुड़ी की बहुत ही प्रसिद्ध कविता, कब प्रकाशित हुई? 1972 में। 1972 महत्वपूर्ण जो रचना है उनका सन भी हम साथ में याद कर सकते हैं। वहां जरूर कोई दिशा है, यहाँ से सवाल इस तरीके से आ सकता है कि निम्न में से कौन सी लंबी कविता नहीं है? तो ये 3 दे दे और बलदेव खटीक की जगह दूसरा कुछ भी दे दे तो वो हो जाएगा। बची हुई पृथ्वी दे दे तो बची हुई पृथ्वी जो है वो काव्य संकलन है, उसमें बलदेव खटीक जो रचना है वो संकलित है, जो लंबी कविता है। लेकिन ये पूरी बची हुई पृथ्वी जो है काव्य संग्रह, वो पूरा का पूरा लंबी कविता नहीं है। तो यहाँ इस तरीके से सवाल आ सकता है, तो इन्हें हमें याद करना पड़ेगा कि लंबी कविताएं कौन कौन सी है। नाटक जारी है, वहां जरूर कोई दिशा है, उच्च श्रेवा और बलदेव खटीक, ये 1977 में प्रकाशित हुई। ये भी काफी बड़ी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है इनकी, लीलाधर जगुड़ी की।
जिसका नाम है बलदेव खटीक। प्रगतिशील विचारधारा की ये कविता है बलदेव खटीक। लगभग जीवन नाम की राजस्थानी कवियों के संकलन का संपादन लीलाधर जबूड़ी ने किया था। टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के रहने वाला व्यक्ति और राजस्थानी के कवियों का संकलन संपादन करता है तो ये महत्वपूर्ण तो अपने आप बन जाता है। लगभग जीवन नाम से राजस्थानी कवियों के संकलन का संपादन किसने किया? तो लीलाधर जबूड़ी ने। अब हम बात करते हैं अगले कवि वेणुगोपाल। तो वेणुगोपाल पर अगर हम बात करें तो वेणुगोपाल आंध्र प्रदेश के रहने वाले और उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि मूल रूप से कभी पुरानी पीढ़ियां उनकी राजस्थान में रहा करती थी। इस वजह से इनका नाम जो है वो पंडित तरीके का है। मूल नाम वेणुगोपाल नहीं है, मूल नाम तो इनका नंद किशोर शर्मा है। मूल नाम क्या है? नंद किशोर शर्मा। और इनका जन्म हुआ है कब? वेणुगोपाल का जन्म हुआ 1942 में। तो ये लीलाधर जगूड़ी वगैरह सब लगभग समकालीन से हैं। तो इनके अगर क्रमवार में सवाल बन जाता है तो हमें इनके जन्म को भी थोड़ा याद करना पड़ेगा, क्योंकि लीलाधर जगूड़ी की बात करें तो 1944 के हैं और अशोक वाजपेयी 1941 के हैं। ये अभी हम वेणुगोपाल पढ़ रहे हैं, ये 1942 के हो गए। इस प्रकार से हमें इनका सन भी थोड़ा याद कर लेना चाहिए। वैसे आता नहीं है लेकिन अलग से सिलेबस में लगे हुए कवियों पर आ भी सकता है। तो अब बात करते हैं वापस आंध्र प्रदेश के रहने वाले वेणुगोपाल। कहाँ के रहने वाले हैं? आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ है और इनका करियर में बड़ी दिक्कत रही। कभी ये परमानेंट जॉब नहीं कर पाए। बहुत अपेक्षा के साथ इन्होंने विश्वविद्यालयों में काम वगैरह किए थे, काफी लोगों की मदद भी की थी और उनके पास पीएचडी की उपाधि भी थी, लेकिन कहीं पर भी उन्हें स्थायी नौकरी नहीं मिली थी। स्वतंत्र वार्ता नाम का एक पत्र है, उसमें फीचर लेखन का काम करते थे और हैदराबाद यूनिवर्सिटी में अस्थायी अध्यापक के रूप में कुछ समय तक रहे थे। तो जीवन यापन में इन्हें बड़ी कठिनाई रही थी। विवाह भी इन्होंने 2 किए थे। ये एक वीरा नाम की कवियत्री या लेखिका कोई साहित्यकार है, उनके साथ इन्होंने दूसरा विवाह किया था। पहली पत्नी से भी इनके 2 बच्चे हैं और जीवन इनका काफी संघर्षपूर्ण रहा। और मुख्य साहित्यिक दृष्टि से अगर बात करें तो वेणुगोपाल पर नक्सलवाद का कुछ प्रभाव है। क्यों? क्योंकि उस समय जो समाज है, जो शासन व्यवस्था है, वो बड़ी दुर्भर हो गई थी। वो समय ऐसा था, संघर्ष का ही समय था। तो युवा लोगों पर जो पंडित, इनके पिता पंडित का काम करते थे वेणुगोपाल, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि मैं पंडिताई करूं, क्योंकि उन पर युवा क्रांतिकारी युवकों का प्रभाव था और खुद भी चाहते थे कि समाज में बदलाव करूं। तो समाज में बदलाव के लिए ये नक्सलवादी ये जो आंदोलन है उससे प्रभावित होते हैं, जनवादी आंदोलन से प्रभावित होते हैं और उनकी लेखनी में हमेशा आम व्यक्ति या खुद ने जो भोगा है उस पर ये लिखते हैं, या फिर अपने आस पड़ोस में जो देखा उस पर वेणुगोपाल लिखते हैं। तो इसमें क्या आएगा? नियतिवाद आ जाएगा कि नियति के भरोसे पंडित वगैरह तो अक्सर बैठे रहते हैं, तो उसी को नियतिवाद कहते हैं। और शोषण मूलक व्यवस्था तो वो देख ही रहे थे कि किस प्रकार से शिक्षा जगत हो या भले आर्थिक जगत हो, कोई भी जगत हो, आम या निर्धन व्यक्ति का किस प्रकार से शोषण होता है। वो जैसा जैसा वेणुगोपाल ने देखा वैसा वैसा वे कविता में लिखते गए। सामाजिक आर्थिक दृष्टि से जो जो दृश्य उन्होंने देखे उन सबको अपनी कविता में उतार लिया था। और वे कहते हैं कि जो कुछ देख पा रहा हूं वही आज है, जो कुछ देख पा रहा हूं वही आज है, और वही कविता है। तो वेणुगोपाल बिल्कुल यथार्थ के कवि है।
जनवादी कवि, क्रांतिकारी कवि उनको अधिक कह सकते हैं हम। तो इनका जन्म कब हुआ है? वेणुगोपाल का जन्म हुआ 1942 में और स्थान था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में वेणुगोपाल का जन्म होता है। और कब होता है? 1942। 1942 में आंध्र प्रदेश में जन्म हुआ। और इनका मूल नाम क्या था? नंद किशोर शर्मा। मूल नाम, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, नंद किशोर शर्मा। पंडित परिवार में इनका जन्म हुआ था। हम अभी भी बात कर रहे थे कि पंडित परिवार में जन्मे, लेकिन खुद क्रांतिकारी विचारधाराओं के थे, पंडित बनना नहीं चाहते थे। लेकिन अंतिम समय में उन्हें अपनी आजीविका के लिए पंडिताई भी करनी पड़ी थी। दूसरों के लिए लेख लिखना, दूसरों के लिए काम करना, फीचर लिखना, फीचर में कभी अपना नाम होना, कभी दूसरे के नाम से छप जाना, सब कुछ वेणुगोपाल ने अपनी आजीविका के लिए संघर्ष देखे थे। और ये जो संघर्ष व्यक्ति देखता है वही वापस कविता में स्वर बन के फूटता है। और स्वतंत्र वार्ता नाम का एक पत्र था, उसमें ये फीचर लेखक के रूप में रहे थे। स्वतंत्र वार्ता पत्र में फीचर लेखक के रूप में रहे। स्वतंत्र वार्ता नाम का एक पत्र था जो हैदराबाद से निकलता था, उसमें रहे थे। और कविता में इनके मूल स्वर की अगर हम बात करें, या फिर स्थायी नौकरी का अभाव है इस प्रकार का, तो कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम स्वर पर बात करते हैं कि किस प्रकार का स्वर इनकी कविता में मुख्य रूप से रहता है। क्या कहते हैं वेणुगोपाल? वेणुगोपाल अपनी कविता में इसका चित्रण करते हैं, जो अपने आसपास परिवेश देख रहे थे, शोषण मूलक जो व्यवस्था थी, अराजकता थी, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक जितने भी उन्होंने प्रतिद्वंद देखे, उन सब का चित्रण वे अपनी कविता में करते हैं। वेणुगोपाल अपनी कविता में मानवीयता और नैतिकता के प्रश्न भी उठाते हैं। मानवीयता, नैतिकता आदि प्रश्नों बार बार उठाते हैं। और उसके साथ ही साथ इनकी कविता का मुख्य स्वर वेणुगोपाल की कविता का मुख्य स्वर किससे जुड़ा था? शोषण मूलक व्यवस्था विरोध मूलक व्यवस्था विरोध राजनीति व आम व्यक्ति की पीड़ा है। यानी इनके यहाँ पर मुख्य रूप से हम क्या देखते हैं? शोषण मूलक जो व्यवस्था है उसका विरोध है। और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सब दृष्टि से जो शोषण हो रहा है, अर्थात शोषण मूलक जो व्यवस्था है उसका विरोध इनकी कविता का मुख्य स्वर है। एक शब्द में अगर कहें तो इनके यहाँ पर मुख्य रूप से यही मिलेगा। शोषण मूलक व्यवस्था वो भले किसी स्तर पर हो,
भले शिक्षा हो, भले अर्थ हो, कोई भी क्षेत्र हो, राजनीति हो, हर जगह जो शोषण मूलक व्यवस्था है उसका विरोध करना। और उसके साथ ही साथ एक मुख्य बात और थी, वो था नियतिवादी जड़ता का विरोध। नियतिवादी जड़ता का विरोध वे क्यों करते हैं? क्योंकि खुद पंडित के बेटे होते हुए, खुद क्या थे? पंडित के बेटे थे, लेकिन उन पर क्रांतिकारियों का प्रभाव था। इस वजह से उन्होंने नियतिवादी जड़ता का विरोध किया है। स्वयं पंडित पुत्र थे, लेकिन उन्हें नियतिवादी जड़ता कभी रास नहीं आई, रास नहीं आई। इसलिए वे पंडिताई नहीं करना चाहते थे, पंडिताई नहीं करना चाहते थे। वेणुगोपाल क्रांतिकारी विचारों एक कवि थे। क्रांतिकारी विचारों के कवि के रूप में वेणुगोपाल का नाम आज भी मुख्य रूप से लिया जाता है। हालांकि 2008 में इनका, पहले इनको गैंग्रीन हुआ था और उसके बाद उनको कैंसर हो गया था, इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। और इस मृत्यु के पीछे शोषणवादी व्यवस्था तो रही ही रही, क्योंकि जिस व्यक्ति को, इतने बड़े कवि को जब एक नौकरी का स्थायित्व तो नहीं मिलता है, जो हिंदी का इतना अच्छा ज्ञाता हो, तब फिर उसकी व्यवस्था तो बिगड़नी ही बिगड़नी है। उसका क्रोधित होना, शोभ प्रकट करना तो बनता ही बनता है। कविता लिखते हुए वे क्या कहते हैं? एक पंक्ति है, वेणुगोपाल की प्रसिद्ध पंक्ति। एक और कविता पर हम आगे बात करते हैं। क्या कहते हैं कि जो कुछ मैं आज देख पा रहा हूं, जो कुछ देख पा रहा हूं वो आज है, और वही कविता है। जो कुछ, इसमें कई सवाल है। देख रहा हूं वही आज है, जो कुछ देख रहा हूं वही आज है, जो कुछ देख रहा हूं वही आज है। और इसमें कई सारे सवाल अपने आप निहित हो जाते हैं। कैसे? क्या क्या देख रहे थे वेणुगोपाल, कौन कौन सी व्यवस्था पर उनकी दृष्टि थी, तो किसी भी तरीके से इसे जोड़ा जा सकता है। अब इनके रचना कर्म पर दृष्टि डालते हैं। वेणुगोपाल की रचनाएं, काव्य संग्रह कौन कौन से हैं, सबसे पहले देखते हैं। वे हाथ होते हैं, वे हाथ होते हैं 1972 में लिखा था। 80 के दशक के ये प्रसिद्ध कवि रहे हैं। इन पर क्रांतिकारी विचारों के धनी थे। आलोक धनवा और वेणुगोपाल वगैरह एक साथ क्रांतिकारी प्रवृत्ति के साथ साहित्य के क्षेत्र में आए थे। तो चट्टानों का जल गीत, चट्टानों का जल गीत एक इनकी रचना है। उससे पहले है हवाएं चुप नहीं रहती, 1980 में आया था। हवाएं चुप नहीं रहती, हवा तो अपने हिसाब से वेणुगोपाल कहते हैं कि चलती रहती है। अंधेरा उजाला जो कुछ देखती है वो बयां करती हुई, हवाएं तो कभी चुप नहीं रहती, अपनी तरीके से अपना बयान करती है। वैसे उनकी कविता भी बयान करती है। चट्टानों का जल गीत, चट्टानों का जल गीत जो है उसमें किस प्रकार से लिखते हैं, मुक्तिबोधी तरीके से मानवीय संघर्ष का चित्रण करते हैं।
जिस प्रकार से अंधेरे में कविता में मुक्ति बोध मार्क्सवाद से प्रभावित दिखाई देते हैं और आधुनिकता से पूर्णतः प्रभावित दिखाई देते हैं, इस प्रकार राजनीति का मखौल उड़ा देते हैं, पुलिस की भी खिल्ली उड़ा देते हैं, नेताओं की, सबकी, उसी प्रकार से मुक्तिबोधी तरीके से मानवीय संघर्ष का चित्रण यहाँ पर वेणुगोपाल भी करते हैं। आम मनुष्य के पक्ष में लिखने वाले कवि के रूप में प्रसिद्ध है। देखना भी चाहूं इस कृति में राजनीतिक पाखंड व हर वस्तु व भाव में डुप्लीकेट विचारों पर बारीक विश्लेषण, यानी आज के समय में भले ही राजनीति में चले जाओ, भले ही शिक्षा की क्षेत्र में चले जाओ, यहाँ पर वेणुगोपाल कहते हैं कि डुप्लीकेट का जमाना ज्यादा है। डुप्लीकेसी बहुत अधिक प्रभावित कर रही है लोगों को। राजनीति में पाखंड तो बहुत अधिक बढ़ गए हैं। तो ये मुख्य 4 काव्य संग्रह है, इनको तो याद करना ही करना है। और इसके साथ ही साथ कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं इनकी। आशीर्वाद, अंधेरे मेरे लिए, अंधेरे मेरे लिए, वो कहते हैं अंधेरे मेरे लिए। अब कहने का अर्थ क्या हुआ, एक बेरोजगार और उधर शादियां भी 2 करी हुई, तो घर भी बेचारा कैसे चलाए। तो इस ऊहा पोह में फंसे हुए और उसके साथ ही साथ सोने पर सुहागा ऐसे हो गया कि क्रांतिकारी विचारों के थे, जो व्यवस्था उन्हें दिख रही थी उसके पक्षधर पहले से ही बिल्कुल युवावस्था से, किशोरावस्था से ही नहीं थे, और ऊपर से उनको उपस्थिति भी ऐसी मिलती गई। तो ये कहते हैं कि अंधेरे मेरे लिए हैं। और आगे है उजाला ही उजाला, यानी जब उजाला होता है, वेणुगोपाल कहते हैं कि उजाला है तब अंधेरा दिखता नहीं, लेकिन अंधेरे वाला पक्ष भी तो उजाले में ही छुपा रहता है और अंधेरे में उजाला छुपा रहता है। तो आशावाद और निराशावाद दोनों को एक साथ प्रस्तुत करते हैं वेणुगोपाल। सिलसिले के चेहरे, यानी सिलसिला किस प्रकार चलता है उस पर भी ये जगह बदलनी होगी, जगह बदलनी होगी, यानी परिस्थितियों को बदलना होगा। ये जो शोषण मूलक व्यवस्था है, इससे अगर निजात पाना है तो वेणुगोपाल कहते हैं कि कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, व्यवस्था में कुछ बदलावों की आवश्यकता है। फिर है खतरे, खतरे नाम की कविता है जिसमें कौन कौन से खतरे हैं उस पर बात है। और सुबह है, और सुबह है कहो तो जहाज पर पंछी या पक्षी, दोनों लिखे आते हैं, जहाज पर पंछी या पक्षी, तो मैं उठा बंद घड़ी आश्वस्ति। और अगली है, यह आपकी गलत मांग है कवि से। इसमें बड़े सुंदर शब्दों में वेणुगोपाल 3-4 सवाल पूछ लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई यह तो बड़ी गलत मांग है कवि से, तुम कहते हो कि हे कवि तुम तो अपने पैसों से शराब पियो, हे कवि पहले तुम जिंदगी को जियो फिर कविता में जिंदगी को ढालो। लेकिन तुमने तो अंत में कविता के वो कहते हैं कि तुमने तो यही कहा था कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो फिर कैसे हम जिए, तो फिर कैसे हम कविता करें कल्पना लोक वाली। जीवन पहले जिए और बाद में उसको कविता में ढालें तो वो यथार्थ होगा, कल्पना कहाँ गई। तो उस फैंटेसी के लोक जिसके बारे में कहा गया है कि अपनी कल्पनाओं के माध्यम से कवि ऐसे संसार की रचना कर देता है जिसमें यथार्थ मनुष्य जीता ही नहीं कभी। लेकिन वेणुगोपाल सवाल करते हैं कि यह तो तुमने गलत मांग कर दी है, यानी आम व्यक्ति से कहते हैं, आम मनुष्य से कहते हैं कि यह तो आपने गलत मांग कर दी कि भाई शराब अपनी पैसे की कैसे पिएगा, कवि के तौर पर उसको कोई तनख्वाह नहीं देता, और कल्पना लोक में विचरण करने वाली बात अगर लिखे तो तुम स्वीकार नहीं करते और कहते हो कि पहले जिंदगी में जो देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो उसको लिखो। तो फिर तुम लोगों ने क्यों कहा कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इस प्रकार की ये कविता है इनकी। अगला है अस्पताल 1-2, यानी अस्पताल पर उन्होंने
एक भाग दो, दो कविताएं लिखी है। अस्पताल ये भी आ सकती है, महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों होता है, पूरे 9 भाग है, लाल पेन से लिख लेते हैं। 9 भाग है, 9 भागों में ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है किसकी कविता है, वेणुगोपाल की। कितने भागों में, 9 भागों में। फिर है पत्थरों में गोताखोरी। पत्थरों में गोताखोरी, अब गोताखोरी कहाँ होती है, समुद्र में गोताखोर चलता है, लेकिन वेणुगोपाल कहते हैं कि जीवन के संघर्ष में हम तो पत्थरों के बीच में गोताखोरी कर रहे हैं। मनुष्य के संघर्ष का ही इसमें चित्रण है। नियतिवाद, जड़ता, शोषण मूलक व्यवस्थाओं का सजीव चित्र वेणुगोपाल की इस कविता में दिखाई देता है। देखिए, और मैंने वह हैरत अंगेज नजारा देखा, भेड़ों के झुंड रेंग रहे हैं जुलूस की शक्ल में, और जा रहे हैं सीधे उसके मुंह में, और चबा रहा है वह, चबाता ही जा रहा कचर कचर। यानी वेणुगोपाल कहते हैं कि एक हैरत अंगेज सा नजारा है समाज का। क्या करते हैं नियतिवादी से कि जो होगा देखा जाएगा, जो भाग्य में लिखा है वो हो जाएगा, अपने आप होता रहेगा, यह सोचकर भेड़ चाल से एक के पीछे दूसरा व्यक्ति लगा चला जाता है। फिर कहते हैं शोषण मूलक व्यवस्था, यानी कचर कचर, कोई जैसे शेर है या भेड़िया है, भेड़िए के रूप में शोषण मूलक जो व्यवस्था है, राजनीतिक आर्थिक रूप से बड़े लोग जितने भी है वो जैसे मुंह फाड़े हुए बैठे हैं, और उसमें आम जन अपना शोषण करवाने के लिए स्वयं ही चला जा रहा है, उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं जुलूस के रूप में। यानी क्रांति के भाव तो आए, लेकिन उन पर जब तक पूर्णतया विचार न किया जाए तो भाव आए हुए काम के नहीं रह जाते। किसी एक के पीछे दूसरा चलने लग जाए, फिर उस व्यवस्था में थोड़ा भी परिवर्तन नहीं हो तो वो क्रांति काम की नहीं रह जाती। अब हम बात करते हैं कवयित्री अनामिका के बारे में, जो 2021 में बहुत अधिक चर्चित हुई थी। क्यों, टोकरी में दिगंत थेर गाता, तो उन्होंने 2014 में लिखी थी। उस रचना के लिए, उस काव्य संग्रह के लिए अनामिका को पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अनामिका को मिला। रचना थी टोकरी में दिगंत, जो थेरी गाथा पर आधारित है, जिसमें जो बौद्ध भिक्षुणियां होती हैं, बौद्ध भिक्षुणियों को माध्यम बनाकर वर्तमान समय की जो स्त्री है उसको जोड़ा उसके साथ, और बातों ही बातों में नारी मुक्ति के संदेश अनामिका दे देती है और पता भी नहीं चलता। एक तरीके से संवाद वाली नई शैली में उन्होंने लिखा है, और कविता के माध्यम से वर्तमान समाज को भी वो शिक्षा दे देती है। अब हम इनके जीवन के बारे में बात करते हैं। जो अनामिका है, इनका जन्म 1961 में हुआ था, मुजफ्फरपुर बिहार। जन्म कहाँ हुआ है, मुजफ्फरपुर बिहार में। जन्म 1961, स्थान है मुजफ्फरपुर बिहार। मुजफ्फरपुर बिहार में इनका जन्म हुआ 1961 में। और इनके काव्य में मुख्य किसके बारे में होगा, यह तो स्पष्ट सी बात है, महिला है तो महिला पर ज्यादा लिखी। महिला लेखन, महिला की दृष्टि से ही इन्होंने लिखा है, और मनुष्य का अंतर जगत और बहिर्जगत दोनों में पहले ये अंतर्द्वंद्व दिखाती है और फिर उसका निर्णय करती है। यानी अंतर जगत में हमारे क्या चलता है उसका, और बाहर दुनिया में क्या है उसका, दोनों के बीच में द्वंद्व और उस तनाव को दर्शाते हुए अनामिका अपनी कविताओं में उस तनाव को अभिव्यक्ति देती है। प्रकृति पर भी लिखती है,
मानवीय प्रेम पर भी लिखती है और सौंदर्य पर भी लिखती है। प्रेम, दोस्ती, नारी, पीड़ा सब पर लिखती है। लेकिन मूल नारी का स्वतंत्र अस्तित्व है। जो अनामिका की कविता के मूल में है वो क्या है? नारी का स्वतंत्र अस्तित्व। किस प्रकार से पुराने समय में भी नारी भोग्या के रूप में रही और वर्तमान समय में उसके कौन कौन से रूप चल रहे हैं इस पर भी वे बात करती है। गृहस्थ स्त्री के क्या दायित्व होते हैं, किस प्रकार से वो अपना घर चलाती है उस पर भी बात करती है अनामिका। और उसके साथ ही साथ नौकरी पेशा के क्या हालात है उस पर भी बिल्कुल आधुनिक दौर की बात करती है अनामिका। और उनका अनुभव संसार बहुत ही बड़ा है। गांव से लेकर शहर तक उनका अनुभव कविता में साझा होता है। तो सामाजिक दृश्यों का एक तरीके से हम कहें तो खुली आंखों से जो चित्रण है वो अनामिका में हमें देखने को मिल जाता है। इनके काव्य में सामाजिक दृश्यों का खुली आंखों से चित्रण है जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, जिसे हम अनुभव कर सकते हैं। सामाजिक दृश्यों का खुली आंखों से ये चित्रण करती है। और निजता और सामाजिकता यानी खुद की निजता और उसके साथ ही साथ समाज, इन दोनों के बीच में और उसके साथ ही साथ हमारे मन में क्या चल रहा है, दो चीजों में ये अंतर्द्वंद प्रकट कर देती है। एक तो अपनी निजता और एक समाज यानी व्यक्तिगता और सामाजिकता। और दूसरी बात है एक व्यक्ति का अंतर जगत और बहिर्जगत बाहर जो वो देखता है। तो इन दोनों के अंतर्द्वंद पर बात करती है। निजता व सामाजिकता, निजता व सामाजिकता मनुष्य के अंतर जगत व बहिर्जगत, अंतर जगत व बहिर्जगत के द्वंद्व का चित्रण। और समाज और मनुष्य में किस प्रकार संबंधों का तनाव बनता है उसी को अपनी कविता में अभिव्यक्ति दे देती है अनामिका। मनुष्य व समाज के द्वंद्व में, द्वंद्व के कारण बने तनाव की अभिव्यक्ति कहाँ मिलती है? अनामिका की कविता में। इसमें मिल जाती है अनामिका की कविता। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। तो और इनकी मुख्य विशेषता ये तो बात है सामान्य तौर पर, इसके साथ ही साथ इनके काव्य का मुख्य केंद्र बिंदु है नारी का स्वतंत्र अस्तित्व। नारी मुक्ति का द्वार है, स्त्री मुक्ति के द्वार पर वो बात करती है। तो इनकी कविता का मुख्य स्वर नारी मुक्ति के द्वार खोलना व उसके स्वतंत्र अस्तित्व पर
बात करना है। इस प्रकार से नारी मुक्ति उनके साहित्य के केंद्र में है और आधुनिक प्रसंग के साथ साथ वे पुरानी यादों को भी जोड़ देती है। आधुनिक व प्राचीन का मिश्रण, आधुनिक व प्राचीन का मिश्रण अनामिका के काव्य में देखने को मिल जाता है। कैसे? थेरी गाथा में देख सकते हो, टोकरी में दिगंत, ये इसका उदाहरण हो सकता है। टोकरी में दिगंत वाला इसका उदाहरण हो सकता है। उदाहरण से हम समझ सकते हैं, टोकरी में दिगंत को पढ़ा जाए तो पता चल जाएगा कि परंपरा और आधुनिकता को अनामिका किस प्रकार से जोड़ती है। अनामिका का रचना कर्म, काव्य संग्रह की दृष्टि से देखें तो शीतल स्पर्श एक धूप का 1975 में आ गई थी, जो स्कूल समय में ही प्रकाशित हो गई थी। जब अनामिका स्कूल में थी तभी उनका रचना संग्रह प्रकाशित हो गया था, शीतल स्पर्श एक धूप का 1975। गलत पत्ते की चिट्ठी याद करनी है। समय के शहर में 1990, कवि के रूप में विशिष्ट पहचान अनामिका को किससे मिलती है? समय के शहर में। बीजाक्षर 1993, अनुष्टुप, सभी ये महत्वपूर्ण है रचनाएं। कविता में औरत 2004, खुरदरी हथेलियां 2005, ये सारी रचनाएं आई हुई है नेट वगैरह में। दूब धान 2007, टोकरी में दिगंत 2014, जिस पर हम अभी बात कर रहे थे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और अनुवाद इन्होंने ये किए हैं। नागमंडल, अब भी वसंत को तुम्हारी जरूरत है, रिल्के की कविताओं का ये अनुवाद है। एफ्रो इंग्लिश पोइम्स, ये भी अनुवाद है। कहती है औरतें, ये भी अनुवाद है। विश्व साहित्य की स्त्रीवादी कविताएं और अटलांत के आर पार, समकालीन अंग्रेजी कविता का अनुवाद है। आगे है, अनामिका अपने काव्य में स्त्री आकांक्षा के सहज प्रश्न निकाल देती है। जिनका कोई घर नहीं होता उनकी होती है भला कौन सी जगह, कौन सी जगह होती है ऐसी जो छूट जाने पर औरत हो जाती है। यानी औरत के अलावा ऐसा कोई नहीं जिसका कोई एक घर नहीं। इससे ज्यादा क्या कहें। बेजगह कविता है। कवि ने कहा कुछ चुनी हुई कविताएं इसमें से ये लिया गया है। स्त्री को उपभोग की वस्तु समझने वाले पुरुषवादी समाज पर प्रहार करती अनामिका कहती है, भोगा गया हमको बहुत दूर के रिश्तेदारों के दुख की तरह। यानी भोगा गया खुद के दुख की तरह नहीं, बहुत दूर का कोई रिश्तेदार हो उसका दुख हो उसकी तरह भोग कर दिया गया। फिर है, एक दिन हमने कहा हम भी इंसान है, हमें कायदे से पढ़ो एक एक अक्षर, जैसे पढ़ा होगा बीए के बाद नौकरी का पहला विज्ञापन। किस प्रकार से सवाल करती है अनामिका कि स्त्री को समझना कितना मुश्किल है। उसके प्रति जो पुरुष की सोच है भोगवादी, उससे हट करके उसे थोड़े नए दृष्टि से पढ़ने की आवश्यकता है। और स्त्रियों को भी आवश्यकता है कि वे अपने तरीके से एक दूसरों को मान दे और पुरुष भी स्त्री को मान दे। इस प्रकार की तो देखिए, ये है स्त्री को भोग की वस्तु समझने वाले पुरुषवादी समाज पर प्रहार। और ये तो बहुत ही सवालों भरा सवाल है, जिसमें अनामिका क्या कह रही है कि जिनका कोई घर नहीं होता और उनकी होती है भला कौन सी जगह, कौन सी जगह होती है ऐसी जो छूट जाने पर औरत हो जाती है। यानी ऐसी कौन सी जगह है जो औरत का स्थान ले सकती है। ऐसी कोई भी जगह नहीं जो औरत जैसे अपने स्थान परिवर्तन को, जैसे बचपन जीती है तो उसे कहा जाता है ससुराल जाना है, ससुराल जाना है, और ससुराल आ जाती है तो कि ये तो पराई घर की है। तो स्त्री पूछ लेती है कि ऐसी कौन सी जगह है जो छूट जाने पर औरत हो जाती है, अर्थात मेरा घर कौन सा। ऐसा ही कुछ दर्द इसमें अनामिका के काव्य में स्त्री आकांक्षा
के सहज प्रश्न के रूप में आया है। हिंदी कविता में उत्कृष्ट कार्य के लिए मिले पुरस्कार, कौन कौन से पुरस्कार अनामिका को मिले हैं? राजभाषा परिषद पुरस्कार मिला, भारत भूषण पुरस्कार मिला है, केदार सम्मान मिला है, यानी इनका काव्य संसार भी विस्तृत है और गंभीरतापूर्ण कविताएं इन्होंने लिखी है, तो ये पुरस्कार इनको मिले हैं। और इनके अलावा ये 3 है और चौथा है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 2021 में मिला है। तो यहाँ से सवाल बन सकता है कि कौन सा पुरस्कार अनामिका को नहीं मिला, तो ये अपने को याद होंगे तो काम आ सकता है। बाकी इन पुरस्कारों के बारे में सामान्य रूप से नहीं पूछा जा सकता। यहाँ से सवाल बनने की प्रबल 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 संभावना है। 2021 में अनामिका को टोकरी में दिगंत काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और टोकरी में दिगंत में क्या है उस पर थोड़ी बात देख लेते हैं। टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 में लिखी गई लंबी कविता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, किस प्रकार की कविता है? लंबी कविता जिसमें बौद्ध भिक्षुणियों के रूपक में लिपटी आधुनिक स्त्रियां आती है। अतीत व वर्तमान का, कल्पना व यथार्थ का सुंदर मिश्रण प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान और अतीत, कल्पना और यथार्थ किस प्रकार से आपस में मिल जाते हैं और संगठन हो जाता है, उनकी मिलावट से कुछ नया बनकर आता है। तो थेरी गाथा को तो लेती है आधार अनामिका, लेकिन वर्तमान स्त्री की जो पीड़ाएं हैं उनको बनाती है अपना केंद्र बिंदु। तो बोलती बतियाती शैली में ये कविता लिखी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि बोलती बतियाती शैली में कविता है जो चलते चलते अपना संदेश छोड़ जाती है और पता भी नहीं चलता। ये है अनामिका, स्त्री विमर्श की बड़ी कवयित्री।